बीजेपी पर भारी पड़ेगा शिंदे से कुर्सी छीनना, फडणवीस डुबा देंगे बीजेपी की नाव। फडणवीस को लेकर मराठाओं में दिखाई देने लगी है नाराजगी। ओबीसी समुदाय भी बीजेपी के खिलाफ दिखा रहा है गुस्सा। मराठा और ओबीसी हुए नाराज तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ होगा खेला। जो गलती बीजेपी ने 2014 में झारखंड में की थी, वो ही गलती अब वो महाराष्ट्र में करने जा रही है। वैसे गलती तो बीजेपी से 2014 में भी हुई थी और झारखंड की तरह उसे महाराष्ट्र में भी सजा मिली थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने विरोधी दलों में तोड़फोड़ कर सत्ता हथिया ली और एक बार फिर उसी गलती को दोहरा दिया जो उसने 2014 में की थी। ये भी कह सकते हैं कि उससे भी बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी। पहला तो एकनाथ शिंदे से सीएम पद छीन लिया, जो कि मराठा हैं। मराठा समुदाय की आबादी महाराष्ट्र राज्य में 28 से 30% है, जिससे उनकी नाराजगी स्वाभाविक मानी जा रही है। और दूसरा देवेंद्र फडणवीस, जो कि ब्राह्मण हैं, जिनकी आबादी राज्य में 1% से कुछ ही ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अगर महाराष्ट्र में 0 से सत्ता तक पहुंची है तो इसके पीछे ओबीसी वर्ग का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सत्ता मिलने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सीएम पद ओबीसी समुदाय को नहीं दिया, जिससे ओबीसी भी बीजेपी से दूर हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंपकर बीजेपी ने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी की नाव तो नहीं डुबो देंगे। बीजेपी के फैसलों पर क्यों उठने लगे हैं सवाल, इसी पर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र की सियासत को अगर समझना है तो सबसे पहले यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरुआत से ही मराठा समुदाय का दबदबा रहा है। राज्य में 28 से 30% के करीब मराठा समुदाय हैं, जो करीब 150 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। राज्य में कुल 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा समुदाय के रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है। मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र की लगभग सभी सीटों पर, इसके अलावा विदर्भ और कोंकण के कुछ इलाकों में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में है। 288 विधायकों में से करीब 150 विधायक मराठा समुदाय से हैं। इस बार सबसे ज्यादा मराठा विधायक बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते हैं। मराठाओं के अलावा दूसरे समुदायों की अगर बात करें तो दलित 12% और मुस्लिम 12% हैं। इसके अलावा एसटी की आबादी 8% है। सबसे ज्यादा 38% ओबीसी आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से माली जो कि 7% हैं, वंजारी जो कि 6% हैं और धनगर जो कि 5% हैं शामिल हैं। बाकी आबादी करीब 8% है, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। ओबीसी समाज में तमाम जातियां हैं, जिनमें तेली, माली, लोहार, कुर्मी, धनगर, धुमंतू, कुनबी और बंजारा जैसी 356 जातियां शामिल हैं। इसी तरह दलित जातियां महार और गैर महार के बीच बटी हुई हैं। महार की जातियां नव बौद्ध धर्म के तहत आती हैं, तो गैर महार जातियां मंत, मानतग, चंभर ने भी नव बौद्ध अपना रखा है। प्रदेश की पूरी सियासत लंबे समय से मराठा बनाम गैर मराठा के सियासी समीकरण पर सेट की जाती रही है। राज्य में गैर मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। बीजेपी और शिवसेना के विभाजन से पहले शिवसेना का आधार मराठा जाति के लोगों के बीच रहा है। ओबीसी के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने में जुटी थी। अब अगर मराठा और ओबीसी की संख्या को जोड़ दें तो ये 66% के करीब होता है। मुसलमान मतदाता तो पहले से ही बीजेपी को वोट नहीं देता। ऐसे में ये संख्या 78% तक पहुंच जाती है। अगर 78% मतदाता किसी दल से नाराज हो तो फिर उसके लिए राजनीति वैसे ही मुश्किल हो जाएगी, और ऐसा बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस कैसे बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 1% के करीब आबादी ब्राह्मण समुदाय की है, जिससे देवेंद्र फडणवीस आते हैं। बीजेपी को राज्य की ज्यादातर ओबीसी जातियां वोट देती रही हैं, और इसका कारण है कि बीजेपी की राज्य में जब पहली सरकार बनी थी तो उसकी तरह से गोपीनाथ मुंडे, जो धनगर समाज से आते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। वैसे ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र बीजेपी में गोपीनाथ मुंडे अपने दौर में अकेले नेता थे जो भीड़ जुटा सकते थे, और इसी का इनाम उन्हें मिला था। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आ गई, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर जो भी ओबीसी नेता थे उन सभी को किनारे लगा दिया।
अब बीजेपी के अंदर फडणवीस को टक्कर देने वाला कोई भी ओबीसी नेता नहीं बचा है। कुछ मराठा नेता जरूर हैं, लेकिन उनका भी कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है और इसी के चलते ओबीसी समुदाय देवेंद्र फडणवीस को अपना विरोधी मानता है। सबसे बड़ी बात, जिन गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के पैर जमाए, उसे मजबूत बनाया, उनकी ही बेटी पंकजा मुंडे 2019 में परली सीट से विधानसभा चुनाव हार गई थी। अपनी हार के लिए पंकजा ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया था। पंकजा ने फडणवीस पर संकेतों में निशाना साधते हुए कह दिया था कि वो बीजेपी को बर्बाद कर देंगे। वैसे इस बार जब देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया तो प्रस्ताव का समर्थन पंकजा मुंडे ने ही किया था, लेकिन ये सब हाईकमान के दबाव का नतीजा बताया जा रहा है। लेकिन सीएम पद पर ओबीसी वर्ग को नहीं मिलने की टीस इस समाज में अभी से दिखाई देने लगी है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ओबीसी के बाद मराठा भी नाराज हैं। मराठा तो वैसे भी खुद को महाराष्ट्र की सत्ता का स्वाभाविक दावेदार मानते हैं। सबसे ज्यादा हिस्सा भी उनका ही है और सबसे बड़ी बात, हाल ही में मराठाओं के जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें मराठाओं के निशाने पर राज्य की सरकार नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होते थे। एकनाथ शिंदे से तो मराठाओं को कभी नाराजगी ही नहीं रही। उल्टा आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता मराठाओं में सबसे ज्यादा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर भी मराठों में एकनाथ शिंदे को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब शिंदे को हटाकर ही फडणवीस को सीएम पद मिला है। ऐसे में मराठों की फडणवीस से नाराजगी डबल हो गई है। ऐसे में ये सवाल किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम तो बना लिया, लेकिन जिस तरह से ओबीसी और मराठों में इसे लेकर गलत मैसेज जा रहा है, उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। उसके चलते ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये फैसला आने वाले समय में उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे बीजेपी के अंदर एक बात भी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस 2.5-3 साल तक सीएम रहेंगे। इसके बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेज दिया जाएगा और महाराष्ट्र की कमान किसी मराठा या फिर ओबीसी नेता को सौंप दी जाएगी। 3 साल के अंदर जिसे कमान सौंपी जानी है उसे ताकतवर बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी सीएम होगा उसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे धुरंधरों के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेगी और फडणवीस की जगह किसी ओबीसी और मराठा को सत्ता सौंपकर लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना रास्ता साफ करेगी। लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं और उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े खेल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि राज्य में सीएम की कुर्सी में भले ही हेराफेरी होती रहे, लेकिन महायुति की सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। ये सरकार कम से कम 2029 यानी लोकसभा चुनाव तक तो आसानी से चलेगी ही। और जिस तरह से मोदी सरकार की तैयारी एक देश एक चुनाव को लेकर है, अगर वो होता है तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।